नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं पॉलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स है ये शुरू करते हैं। हमने पॉलिटी में ऑलरेडी कैसे स्टेट का फॉर्मेशन है, जो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसके आगे सिटीजनशिप वाला है, फिर फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ओके। तो ये सब हम लगातार एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो चलिए अभी शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट। इसमें देखिए हम एक एक आर्टिकल को लेंगे। फंडामेंटल राइट्स में हम सिंगल आर्टिकल्स को उठाएंगे, ठीक है। सिंगल आर्टिकल्स में 10 मिनट्स की वीडियो में एक आर्टिकल के लिए हम 10 मिनट्स लेंगे। कहीं कहीं पे एक आर्टिकल 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक आर्टिकल के लिए हम 10 मिनट्स लेंगे, विस्तार में समझेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आना यूपीएससी में तय है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आपको पता ही है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आता है, ओके। यहाँ पे मैंने एक टेबल लगा दिया है, इसमें देखिए आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है, फिर राइट टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, उसके बाद एजुकेशनल राइट्स आता है, ठीक है, माइनॉरिटीज भी आते हैं, ओके। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी के, उसमें भी आर्टिकल 14 का, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल ऑफ लॉ, यहाँ पे 2 क्लॉज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में बोलता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ओके। तो यहाँ पे देखिए द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या मतलब होता है इनका? देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके सामने हर कोई व्यक्ति एक समान है, एक राजा भी और एक भिखारी भी, दोनों एक समान है। अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं दोनों को 50 और 50 रुपये दूंगा। क्यों? क्योंकि ये राजा है और ये भिखारी है, लेकिन मैं सरकार हूँ, कानून हूँ, ठीक है, मैं कानून हूँ, मैं दोनों को इक्वल तरीके से देखूंगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों को 50 रुपये दूंगा, ओके। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। ये ब्रिटिश ओरिजिन है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ओके। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है पर ये क्यों? नो स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी इंडिविजुअल। ये गरीब था, मैंने इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया ही नहीं, है कि नहीं? मैंने इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया ही नहीं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड सब्जेक्ट टू द सेम कोर्ट। सेम कोर्ट, दोनों को एक ही पनिशमेंट मिलेगा, दोनों को एक ही पनिशमेंट मिलेगा। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखते हैं। हालांकि देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी अपने इंडिया में वॉयलेट्स होता है। आपको पता है कैसे? फाइनेंशियल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये एज पेपर पे ऐसा है, हम थोड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे जहाँ जहाँ पे पॉइंट है, ताकि आप यूपीएससी में मेंस के समय अच्छे क्वेश्चंस आंसर लिख पाओ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में कॉम्प्रोमाइज भी होता है। फॉर एग्जांपल बेल में आप देखते हो, दोनों पक्षों को अगर बेल करवाना हो, ठीक है, बेल का अलग अलग फॉर्म होता है, फॉरलॉग होता है, ठीक है। तो बेल में भी दोनों को इक्वली अमाउंट भी जमा करना पड़ता है, गरीब हो भिखारी हो, ठीक है। तो जो अमीर रहता है वो तो बेल ले लेता है, जो गरीब रहता है वो जेल में सड़ता रहता है, जिनके ऊपर ट्रायल चलते रहते हैं। तो ये भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का नेगेटिव टर्न है, नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है, ये प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है। मतलब एक अगर अमीर आदमी है, ठीक है, एक ये मेयर का बेटा है, ठीक है, या फिर बड़े सांसद का बेटा है, या फिर राजा हो, ये भिखारी हो, मेरे पास 100 रुपये हैं, इसको मैं 10 रुपये दूंगा, इसको 90 रुपये दूंगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल है, जो भिखारी है या गरीब है ये ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ज़्यादा पैसे दूंगा, इसको कम पैसे दूंगा। ये ऑलरेडी अमीर है, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये समाज को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। पॉजिटिव कंसेप्ट, द स्टेट मस्ट एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली, समझे। अब इसी में पॉजिटिव कनोटेशन देखो, मैंने यहाँ पे बेल का एग्जांपल दिया, अब मैं यहाँ पे रिजर्वेशन का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक दलित है, एक
बड़े घर का पैसे वाला राजपूताना है, ठीक है। अब क्या है, दोनों का ये रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, ये वल्नरेबल है, तो रिजर्वेशन में मैं इसको रिजर्वेशन दूंगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब ये होता है ना कि मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा, इसको थोड़ा ऊपर पुश करूंगा ताकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सके, एक ही लेवल पे आ सके। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट। ओके, तो हो गया आपको क्लैरिटी कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। ओके, इन सिंपल टर्म आर्टिकल 14 इंश्योर्स नो वन अबाउट द लॉ। आपने रूल ऑफ लॉ सुना होगा। रूल ऑफ लॉ किसका है? ओके, रूल ऑफ लॉ, नो वन अबाउट द लॉ। अब लॉ के ऊपर कोई है नहीं, आर्बिट्रेरियस, स्टेट का भी नहीं चलेगा, स्टेट के ऊपर भी लॉ है। रूल ऑफ लॉ का ये महत्व है। ओके, लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ओके, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये रूल ऑफ लॉ का नियम है जो कि ब्रिटिश ओरिजिन है। रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एनी आर्बिट्रेरी इरैशनल डिस्क्रिमिनेशन एक्शन बाय द स्टेट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। स्टेट भी ये आर्बिट्रेरीनेस ये नहीं कर सकता। स्टेट भी आपको ये नहीं बोल सकता कि एक काम कीजिए, मैं इसको ये देता हूँ रिजर्वेशन, आपको नहीं दूंगा। इसके ऊपर कोई ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई ग्राउंड होना चाहिए कि ये वल्नरेबल होना चाहिए। अदरवाइज दोनों अगर इक्वल प्लेटफॉर्म पे है तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, स्टेट के सामने सब इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें कुछ केसेस रिलेटेड है। आर्टिकल 14 में कुछ केसेस है, ठीक है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का है, ठीक है। इंट्रोड्यूस द टू फोल्ड टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन कौन वल्नरेबल है, कौन वल्नरेबल नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल भी होता है ना, जैसे अपने आर्टिकल में अगर मैं रिजर्वेशन दे रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका टू फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया गया है। ईपी रोयप्पा स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इक्वालिटी ऑफ एंटीथेटिकल टू द आर्बिट्रेरीनेस। स्टेट आर्बिट्रेरीनेस किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकता, स्टेट अपना मनमाना नहीं कर सकता। ओके, मनेका गांधी इसमें जो आर्टिकल 14 है उसको एक्सपैंड कर दिया था, ठीक है, उसको एक्सपैंड कर दिया था। एनी आर्बिट्रेरी एक्शन बाय द स्टेट वायलेट आर्टिकल 14। स्टेट यूं ही अपना मनमाना नहीं कर सकता, सिटीजन का राइट नहीं छीन सकता। अब देखिए मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि सिटीजन मतलब फंडामेंटल राइट्स किस किस के ऊपर ये लागू होता है। सिटीजन्स, फॉरेनर्स, एनिमी एलियंस। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक होता है किसके ऊपर लागू होने वाला है, तो सिटीजन्स। सिर्फ सिटीजन्स के लिए कौन सा लॉ है, तो सिर्फ सिटीजन के लिए लॉ है ये फंडामेंटल राइट्स है 15, 16, 19, 29, 30। तो कितने हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। 15 और 16 में रिजर्वेशन की बातें की जाती है। ओके, 19 में बिजनेस वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें की जाती है। 29, 30 में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है। अब फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स, फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स के लिए कौन सा है, आर्टिकल 14। ओके, उसके बाद आर्टिकल 17, ये अनटचेबिलिटी क्या आता है, ये आपको दिख रहा है ना, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, ठीक है। और फिर आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, 21, 21A एजुकेशन से रिलेटेड है, 21A एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, 28। ओके, ये सब फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स को है, लेकिन हाँ पाकिस्तानी अलाउड नहीं है इसमें। एनिमी कंट्रीज के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, उनको आर्टिकल 14 में कोई हक नहीं। अभी इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स मतलब ये होता है किसी भी केस का न्यू आइडिया क्या निकला, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स हर एक जो है ये अपना केस होता है, जब जज सुनवाई देता है उस पर एक डॉक्ट्रिन देता है, ठीक है।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसमें आर्टिकल 14 में क्लासिफाई करते हैं क्या रीजनेबल है, क्या रीजनेबल नहीं है। ओके, ये अगर इक्वल है तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है, बोथ आर इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है, तो ये देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, वही सरकार का, ठीक है, मनमाना नहीं चलेगा। एनी आर्बिट्रेरी अनफेयर स्टेट एक्शन वायलेट्स इक्वालिटी। Doctrine of legitimate expectation, citizens can expect fairness and consistency from the state expectation. Doctrine of non-arbitrariness in administrative action, all state action must be fair, just and reasonable. State अगर action ले रहा तो reasonable होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया अपना फंडामेंटल राइट्स का जो भी बेसिक था आर्टिकल 14 का, वो हो गया। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। अब हम थोड़ा समझेंगे इसमें एक्सेप्शंस क्या है, क्योंकि ऑल आर नॉट इक्वल बिफोर लॉ, कोई किसी के लिए लॉ अलग होता है, कहीं पे आर्टिकल 14 को वायलेट भी कर देगा उसको पनिशमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। एस्पेक्ट देखिए, इम्यूनिटीज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट अगर कोई अपने ऑफिशियल में कोई ऐसे काम कर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। और एज अ नॉर्मल सिटीजन अगर वो कुछ ऐसा इलीगल काम करे तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का तो हनन हुआ ना। लेकिन ये एक्सेप्शंस दिया हुआ, एक्सेप्शंस इन द सेंस कि वो अगर उनके ऊपर भी ये आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ लागू हुआ तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको एक्सेप्शंस दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्सेप्शंस दिया गया है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या दिया गया है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो ऑफिस में ऐसा प्रेसिडेंट और ऐसा गवर्नर काम कर रहे हैं तब तक उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लग सकती। हालांकि उन्होंने किसी का मर्डर किया हो या चोरी किया हो, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी केस लागू नहीं होगा। ओके, एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, स्मूथ फंक्शनिंग ताकि उनके काम में रुकावट ना आ सके। नेक्स्ट, सिविल प्रोसीडिंग्स, no civil proceedings can be initiated against them without 2 month prior notice। सिविल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर चालू हो सकता है लेकिन 2 मंथ का प्रायर नोटिस देने के बाद। अब सिविल में क्या हो सकता है, जैसे कि कोई लैंड का ये लैंड एक्विजिशन कि प्रेसिडेंट ने किसी का जमीन हथिया लिया, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो ऐसे सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ हो सकता है। ओके, नॉट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी बट टेम्पररी प्रोटेक्शन। ओके, रीजन फंक्शनल नेसेसरी नॉट पर्सनल प्रिविलेज, फंक्शंस करना जरूरी है वो। ओके, दे मस्ट परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी विदाउट लीगल डिस्ट्रैक्शन। ओके, अब ये कुछ और एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 के तहत जो भी पार्लियामेंट में अपने सांसद हैं, एमपी से, वो कुछ भी बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ओके, कुछ भी बोल सकते ताकि वो अच्छे से अपनी बात रख सके, पॉलिसीज बनाने में अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में कोई बहुत से ऐसे शब्द बोल जाता है, जाति धर्म के ऊपर बोल जाता है, लेकिन उन्हें पनिशमेंट नहीं होती। क्यों? आर्टिकल 105 के तहत वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द पार्लियामेंट, इम्यूनिटी कोड, प्रोसीडिंग फॉर स्पीचेस, वोटेज, ऑफिशियल एक्ट, ठीक है। वो कुछ अगर जाति धर्म पे बोल भी देते हैं तो उनके ऊपर पनिशमेंट नहीं होगा। ओके, आर्टिकल 194 के तहत सेम टू सेम, ये पार्लियामेंट के लिए था, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। ओके, सेम टू सेम। अब जुडिशियल इम्यूनिटी कि जज लोगों को क्या एक्सेप्शंस है, जज अगर कोई केस सुनाता है तो जज को क्या एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 से। तो जज एंड मजिस्ट्रेट प्रोटेक्टेड है, कौन से लॉ के तहत? जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के तहत। ओके, ये है। अब क्या है, फॉर एक्ट्स डन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल फंक्शन, मतलब सजा सुनाने में या फिर किसी को दंडित करने में अगर वो कोई ऐसी भाषाएं बोल जाते हैं, कुछ ऐसी भाषाएं बोल जाते हैं या ऐसे एक्ट कर जाते हैं तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके, प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी, मेंटेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब ये किसके तहत है? ये वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के तहत है, ठीक है। इसके तहत
हमारे अगर एम्बेसडर्स, इंडियन एम्बेसडर्स अगर जापान में, चाइना में, यूएसए में जाके कुछ गड़बड़ी करते तो वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर यूएसए के या फिर चाइना के या जापान के एम्बेसडर्स कुछ ऐसे क्रिमिनल या फिर सिविल एक्ट कर जाते हैं तो हम पहले जापान के गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपका ये एम्बेसी खराब काम कर रहा है, इसको आप बुला लीजिए, नहीं तो हम पनिशमेंट दे सकते हैं। हालांकि हमारा लॉ बोलता है इन्हें पनिशमेंट नहीं देने के लिए, लेकिन हम पनिशमेंट देने के आपसे ये ले रहे हैं, कंसेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इनको डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं मिलती। फॉरेन एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स इन द कैनॉट बी sued prosecuted in the Indian courts without their government's consent. Okay, sovereign immunity, customary international law. Foreign state enjoy limited immunity from Indian jurisdiction, especially for sovereign act. Okay. Next, special law for certain classes. अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्शंस जो मैंने बोला, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा प्रोग्रेसिव है, ये वल्नरेबल्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रोग्रेसिव सोच रखता है, ठीक है। तो इसके लिए रिजर्वेशन का जो बात होता है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बात होता है, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास आर्टिकल, प्रोटेक्टिव लेबर लॉज, स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ओके, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर वीकर सेक्शन, ये है इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन रैशनल क्लासिफिकेशन, आर्टिकल 15, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर फॉर देयर प्रोटेक्शन, ओके। मार्शल लॉ एंड इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी के टाइम पे आपका आर्टिकल 14 वायलेट हो सकता है, कारण आर्टिकल 34 ड्यूरिंग मार्शल लॉ द स्टेट में टेम्परली सस्पेंड नॉर्मल लीगल राइट्स, ओके। जैसे कि अगर अभी वॉर चल रहा है, यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स की भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स की बातें करिए, ऑल ओवर फंडामेंटल राइट्स की। यहाँ पे आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, ठीक है, आर्टिकल 20, 22 ये सस्पेंड होता है। मिलिट्री अथॉरिटीज कैन एक्ट आउटसाइड ऑर्डिनरी लॉ फॉर रिस्टोरिंग ऑर्डर, एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो एक स्टेप आगे लॉ को तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको एक्सेप्शन दिया गया ना, इसीलिए तो वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या? फॉर एग्जांपल आपने किसी को मार दिया, वो क्रिमिनल है लेकिन आपने उसको मार दिया, ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सोल्जर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी कि उसने किसी को मार दिया है। जैसे अप्सपा एक्ट, अप्सपा एक्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये दिया गया है कि अप्सपा में जो जहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्टर्न में लगा हुआ है अप्सपा, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट 1958, अगर अप्सपा का कोई सोल्जर किसी को बाहर मार देता है तो इन्हें एक्सेप्शंस दिया गया है, तो यही वाला एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत, ओके। नेक्स्ट, लॉज मेड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39B 39C कैनॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 39B और 39C में क्या है? आर्टिकल 39B कहता है कि अगर सरकार डेवलपमेंट वाला प्रोग्रेस ये कर रहा हो तो आर्टिकल जो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ये वाला एरिया कम डेवलप है, ये दलित या इनके लिए है, ठीक है, और वो अंडर डेवलप है, ये शहर, तो फंड जो एलोकेट करता है, ठीक है, वो इसको ज़्यादा दे देगा, ठीक है, बोलेगा इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं कि ये गरीब है मैं इसको ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, अगर कोई डेवलपमेंट वाला अप्रोच है, आर्टिकल 39B अगर देखोगे तो डेवलपमेंट वाला अप्रोच है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है, ये वाला। आर्टिकल 39C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यहाँ पे सरकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है, ओके। तो इन केस अगर टैक्स में अगर कोई गड़बड़ी है तो एक टाइम पे दलित को जो रहते हैं ना फार्मर्स हो गए या उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनको टैक्सेशन में नहीं लिया जाता, लेकिन अमीर का लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला होता है इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अगर ये ज़्यादा कमा रहा है तो इससे ज़्यादा पैसे लूँगा टैक्स के तहत, ये अगर कम कमा रहा है तो इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँगा, तुम टैक्स मत दो। ये है आर्टिकल 39C का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है, ठीक है।
तो ये एंश्योर दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल जस्टिस लॉ आर प्रोटेक्टेड इवन दे रेस्ट्रिक्ट इक्वालिटी। फिर सरकार, फिर ये अमीर आदमी बोलेगा सर हमारा तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हम इक्वल है सब, तो आपने इसको कम टैक्स क्यों लिया? तो ये आर्टिकल 39C के तहत बोलता है मैं इसको कम टैक्स लूँ या टैक्स नहीं भी लूँ, ये इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है। ओके, नेक्स्ट आर्म फोर्स पुलिस फोर्स, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के तहत क्या बोलता है कि जो पुलिस फोर्स है या फिर आर्म फोर्स है उनको भी आर्टिकल 14 कभी कभी कैंसिल किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 या फंडामेंटल राइट्स में जितने भी हैं वो सब कैंसिल किए, क्यों? ताकि वो डिसिप्लिन रहे। आर्टिकल 19 में क्या बोलता है? आर्टिकल 19 बोलता है स्ट्राइक कर सकते हैं, है कि नहीं? स्ट्राइक, लेकिन क्या आपको पता है पुलिस वाले स्ट्राइक कर सकते हैं क्या? नहीं, पुलिस वाले तो स्ट्राइक को रोकेंगे, आर्म फोर्स वाले स्ट्राइक को रोकेंगे, तो उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया है ये सब चीज़ के लिए। ओके, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये उसका समरी है। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट गवर्नर का पढ़ा, MP MLA का पढ़ा, आर्टिकल 109 और 105 और 194। हमने जजेस का पढ़ा, फॉरेन डिप्लोमैट्स का पढ़ा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन पढ़ा, मार्शल लॉ पढ़ा। ठीक है, मार्शल लॉ में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 एंड 22 सस्पेंड होता है। ठीक है, जब वॉर और इमरजेंसी का कंडीशन पड़ता है। DPSP लिंक्ड पढ़ा, 39B 39C। ओके, आर्टिकल 31E(C) के तहत। ओके, आर्म फोर्स आर्टिकल 33 ये भी हमने पढ़ा। यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल 31C बोलता है कि आर्टिकल 39B और C में अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्टॉर्ट करते तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा पूरा सारांश हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आर्टिकल 15 और 16 को साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।